नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गुल्म चिकित्सा अध्याय को। गुल्म को एक्चुअली जो मॉडर्न है, मॉडर्न साइंस इसको एब्डोमिनल लंप से कंपेयर करता है और अपन इसको गुल्म कहेंगे। ठीक है, तो इसमें वो कैसे उत्पन्न होगा ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी निरुक्ति के बारे में देखते हैं। तो इसकी निरुक्ति में क्या आता है कि गुपितान गुपिता अनिल मूलत्वाद गुड़ मूलोद याप्ति। तो जो गुपित वायु, जो इसका जो मूल कारण है वो क्या है? गुपित वायु। गुपित मतलब छिपी हुई या फिर हिडन जिसको बोल सकते हैं। जो छिपी हुई वायु है या फिर जो हिडन एयर है, जो अपने शरीर में कई स्थान लेकर आश्रित हो जाएगी और ये गुल्म रोग की उत्पत्ति करेगी। तो गुपित वायु जो है इसका मूल कारण है। सेकंड में क्या लिखा है? गुड़ मूलम की तरह उत्पन्न होता है। मतलब कि ये क्या है, इसका पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है और कहाँ पर चला जाएगा। तो ये इसका जो इसका पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो गुड़ मूल की तरह उत्पन्न होगा। ठीक है, और क्या है? गुल्मवत विशाल होने के कारण इसको गुल्म कहेंगे। तो गुल्म इसको क्यों करेंगे? गुल्म मतलब जैसे जैसे पेड़ बढ़ते जाता है वैसे वैसे ये भी बढ़ते जाएगा। तो गुल्मवत विशाल होने के कारण मतलब कि जैसे पेड़ की ग्रोथ होती है, देखो मैंने जो पिक्चर लगाया ये पेड़ की ग्रोथ हो रही है, तो वैसे वैसे जो ये एब्डोमिनल लंप है या फिर गुल्म है ये वैसे वैसे ग्रो करते जाएगा। तो इसको गुल्म की संज्ञा इसलिए भी दी गई है वो पेड़ से कंपेयर करके। ठीक है दोस्तों, तो गुपित वायु जो है इसका मूल कारण है। इसका जो कारण है वो पता नहीं चलेगा क्योंकि कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा। ये वो बात है, कहीं पे भी आ सकती है। इसके बाद में जो गुल्म है, गुल्म की तरह ये विशाल हो सकता है। इसके बाद आ जा सकते हैं इसके और भी क्या कारण हो सकते हैं। जैसे कि कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग कर रहा है, तो उसकी जो है रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया, वो हाँफने लगेगा। और अगर वो उसने हाँफने के वेग को रोक लिया, मतलब कि वेग का धारण कर लिया, हाँफ नहीं रहा है, उसने वेग को रोक लिया, तो क्या हो जाएगा? जो वायु है वो उसके शरीर में कुपित हो जाएगी। वात उसके शरीर में एक जगह पर थम जाएगी, रुक जाएगी, वहाँ पर वो गुपित हो जाएगी, छिप जाएगी, तो वो गुल्म रोग की उत्पत्ति करेगा। तो श्रम श्वास के वेग का निग्रह करने से भी गुल्म रोग की उत्पत्ति हो सकती है। श्रम श्वास का वेग का निग्रह करने से भी गुल्म रोग की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है? इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, गुल्म के आश्रय स्थान 5 है। तो गुल्म के आश्रय स्थान कितने हैं? 5 है। देखो श्लोक में भी आया है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, पंच है ये जो लास्ट में आया है, भवंती पंच। ठीक है, भवंती पंच वस्तो च नाभ्याम हृदय पार्श्व स्थानानि गुल्मस्य भवंती पंच। ठीक है, तो क्या क्या स्थान है इसके? हृदय, वस्ती, नाभि और 2 पार्श्व, टोटल 5 स्थान है। देखो फर्स्ट वाली पिक्चर हृदय की है, सेकेंड वाली वस्ती, थर्ड वाली नाभि और फोर्थ वाली 2 पार्श्व। ये राइट है और वो लेफ्ट। 2 पार्श्व, एक हृदय, एक वस्ती, एक नाभि और 2 पार्श्व। ठीक है दोस्तों, 5 आश्रय स्थान इसके। इसके बाद है चक्रपाणी के अनुसार पित्तज गुल्म, पित्तज और कफ गुल्म में वस्ती के स्थान पर आमाशय को एक देश को कहा है। मतलब कि क्या है, जो चक्रपाणी जी है, एक्चुअली जो वात का जो मेन स्थान है वो तो बस्ती है, लेकिन अगर जो गुल्म है वो पित्त और कफज गुल्म हुआ तो फिर क्या? अगर वो पित्त और कफज गुल्म हुआ तो आपको ऐसा समझना है वहाँ पर कि वो आमाशय देश का है। ठीक है, अगर वो वस्ती देश में भी है, मतलब वस्ती के स्थान पर भी है, तो उसको अपन को आमाशय देश का समझना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर जो एक बार और समझा देता हूँ इसको, चक्रपाणी जी क्या कहते हैं, अगर वो जो गुल्म है वो पित्तज और कफज है और वो वस्ती स्थान पर हो रहा है, पर उसको अपन को क्या मानना है कि वो आमाशय स्थान से ही उत्पन्न हुआ है, आमाशय देश में ही है वो। ठीक है, इसके बाद क्या है, गुल्म रोग में कोई दूष्य नहीं होता। गुल्म रोग में क्यों कोई दूष्य नहीं होगा? क्योंकि वो वैसे ही वात से हुआ है, और अगर उसमें कोई दूष्य नहीं है तो वो ओज का भी नाश नहीं करेगा। गुल्म रोग का कोई दूष्य नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुल्म रोग जो है उसका कोई दूष्य नहीं होता।
अतः ये ओज का भी नाश नहीं करेगा। अगर वो कोई धातु को दूषित नहीं करेगा तो ओज का नाश कैसे कर पाएगा? तो उसका कोई दूष्य नहीं है, बस उसका आश्रय स्थान है, आश्रय स्थान है उसका, कोई वो किसी को और को दूषित नहीं कर रहा है, बस स्थान लेके रुका हुआ है वहाँ पर शरीर में, और ओज का भी नाश नहीं करेगा। ठीक है। अब गुल्म में पक्व का अभाव होता है, मतलब कि कुछ आचार्य मानते हैं कि इसमें ये पकता नहीं है, पक्व का अभाव है। तो क्या है इसमें पढ़ते हैं अपन। गुल्म में पक्व का अभाव हेतु पानी के बुलबुले की तरह गुल्म अपने ही अवयव में नीचे मतलब क्या होगा, वृद्धि को प्राप्त होता है। मतलब कि देखो, जो पानी का बुलबुला जैसे वृद्धि होती रहती है, पानी के बुलबुले में जैसे जैसे एयर भरती जाती है वैसे वैसे वो बढ़ते जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी, जैसे कि गुल्म है तो गुल्म को मान लो एक पानी का बुलबुला, उसमें एयर भरती जाएगी तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो वो वृद्धि को प्राप्त होता है, धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होता है। कौन सा? गुल्म जो है वो वृद्धि को प्राप्त होगा। ठीक है। नीचे मतलब वृद्धि होता है। ठीक है। इसके बाद आता है अतः संचरित होता है, मतलब कि वृद्धि हो रही है इसलिए वो अपने शरीर में संचरित होता है, इसलिए इसका पाक नहीं होता। मतलब जो सुश्रुत जी जो बता रहे हैं, ये तो बुलबुले वाला कंसेप्ट जो है वो चरक जी ने बता दिया, तो सुश्रुत जी इसके रेफरेंस में क्या बता रहे हैं कि ये जो है अपने शरीर में संचरित हो रहा है, मतलब कि शरीर में संचरित हो रहा है इसलिए इसका पाक नहीं होगा। और वैसे भी उसने किसी धातुओं को दूषित नहीं किया था, तो वो कैसे पाक होगा उसका? तो पाक नहीं होगा। लेकिन जो चरक जी है वो क्या बताते हैं, पित्तज गुल्म में पाक होता है। वो बोलते हैं, चरक जी बोलते हैं कि बिना पित्त के पाक नहीं होता, मतलब कि अगर पाक बिना पित्त के, मतलब कि अगर पाक हो रहा है तो वहाँ पर पित्तज गुल्म है। ठीक है। तो पित्तज गुल्म में वो पाक मानते हैं और इसकी 3 अवस्थाएं मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक जी ने पित्तज गुल्म में पाक बताया है, लेकिन सुश्रुत जी नहीं बता रहे कहीं पे। सुश्रुत जी बोल रहे हैं वो बस संचय कर रहा है, संचरित हो रहा है शरीर में और उसका पाक नहीं होगा। लेकिन चरक जी बोल रहे हैं कि पित्तज गुल्म में पाक होगा, और उसकी 3 अवस्था बताते हैं। वो क्या है? अपक्व, पंचमान और पक्व। अपक्व, पंचमान और पक्व, ये 3 अवस्थाएं चरक जी ने मानी है। कौन सी? अपक्व, पंचमान और पक्व। इसके बाद आगे चलते हैं। गुल्म के 5 प्रकार, जो चरक जी है, सुश्रुत जी है और वाग्भट जी है, इनने गुल्म के 5 ही प्रकार माने हैं। सॉरी, जो चरक जी है इनने गुल्म के 5 प्रकार, वाग्भट ने गुल्म के 8 प्रकार माने, शारंगर और वाग्भट ने 8 प्रकार माने, लेकिन जो चरक जी है उनने गुल्म के 5 ही प्रकार माने हैं। वो क्या क्या है? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। जो सन्निपातज जो गुल्म होता है उसको निचय भी कहते हैं, इसके बाद में बताऊंगा आपको उसको निचय क्यों कहते हैं। तो जो गुल्म के प्रकार माने हैं वो 5 माने हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। इसके बाद जो है, देखो मैंने बताया था अभी कि जो वाग्भट जी है और जो शारंगर जी है उनने 8 गुल्म के प्रकार माने हैं, 8 माने हैं उनने गुल्म के प्रकार। देखो वात, पित्त, कफ तो है, सन्निपातज भी है, लेकिन इनने द्वंद्वज भी माने हैं, द्वंद्वज भी माने हैं। उसमें क्या, द्वंद्वज में जैसे कि वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ, इससे 3 हो जाएंगे द्वंद्वज। और वात पित्त कफ से तो 3 थे ही, 3 और 3 6 हो गए, एक सन्निपात से हो गया 7 हो गया, और एक आर्तव दोष के कारण। यहाँ पर ये आर्तव दोष मानते हैं, यहाँ पर वाग्भट और शारंगर आर्तव दोष मान रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर चरक जी ने क्या माना था? रक्त गुल्म माना था। चरक जी बोल रहे थे रक्त गुल्म, यहाँ पर आर्तव दोष के कारण जो है भेद माना इनने। ठीक है दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हैं अपन। इसके आगे क्या है? इसका निदान, मतलब कि वो क्या निदान सेवन कर रहा है इसके कारण वो गुल्म हो रहा है, मतलब कि कॉज क्या है इसका डिसीज़ का। देखो, बिना स्नेहन कराए वमन विरेचन करने से, मतलब कि अगर आपने जो वात की जो चिकित्सा है वो तो स्नेहन है, और आपने अगर स्नेहन ही नहीं कराया और डायरेक्ट वमन विरेचन करा दिया तो वात तो गुस्सा हो जाएगी। तो वहाँ मतलब ऐसे ही बताने की बोल रहा हूँ, तो वात जो है वो अपने शरीर में स्थान बना लेगी अपना, है ना। अगर आपने स्नेहन नहीं कराया, देखो जैसे कि इसका स्नेहन हो रहा है, और अगर ये स्नेहन नहीं कराता है और डायरेक्ट वमन विरेचन करवा लेता है तो इसको क्या हो जाएगा? गुल्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिना स्नेहन कराए वमन विरेचन कराने से। अस्नेहन, अस्नेहम पूर्वो वा
वमन विरेचन पीबती। ठीक है, तो बिना स्नेहन कराए वमन विरेचन पिलाने से ये इसका निदान है। इसके बाद क्या है, अत्यशीतो वा पिबेत पीबती नवो ओदकम अतिमात्रम, मतलब कि अति मात्रा में नवीन जल सेवन करने से, मतलब कि जो जो आपको वाग्भट में जो पार्ट्स बताए, जो स्टमक में जो जैसे कि 1/3 जो है वो ठोस भाग से भरना चाहिए, 1/3 जल से भरना चाहिए और 1/3 वायु के लिए आपको जगह छोड़नी है। लेकिन अगर आपने पानी ही पानी पी लिया, 1/3 से ज़्यादा पी लिया पानी, तो वो वायु की स्थान को ले लेगा। तो अगर उसने वायु की स्थान को ग्रहण कर लिया तो वात कहाँ जाएगी, फिर वात जाएगी अपने शरीर में जाके कुपित हो जाएगी फिर। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो बताया है वो अति मात्रा में नवीन जल सेवन करने से जो है वो गुल्म रोग की उत्पत्ति हो रही है। तो ये दो निदान आपको अच्छे से याद रखने हैं, अति मात्रा में नवीन जल का सेवन और बिना स्नेहन कराए वमन और विरेचन कराने से। इसके बाद क्या है, उपयुक्त कारणों से कुपित वायु जो है महास्त्रोतस में प्रवेश कर गुल्म की उत्पत्ति करेगी। तो आपको ये याद रखना है कि वो कौन से स्रोतस में जा रही है। अब अभी तक के ये तो याद हो गया कि आप वायु का कुपित हो रहा है, वायु कुपित हो रही है, लेकिन वो कहाँ पर जा रही है, महास्त्रोतसों में प्रवेश कर रही है। कहाँ पर जाके वो गुल्म रोगों की उत्पत्ति करेगी, महास्त्रोतसों में जाएगी, उसके बाद वो गुल्म रोग की उत्पत्ति करेगी। इसके बाद चलते हैं गुल्म रोग के पूर्व रूप में। इसके पूर्व रूप में आपको क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, तो जैसे कि जो गुल्म है, अपन आगे पढ़ेंगे कि जो गुल्म जो पक्व अवस्था में है या फिर अपक्व अवस्था में, अगर वहाँ पर पाक हो चुका है और डाइजेशन, मतलब कि डाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर जो गुल्म है, अगर अग्नि अच्छी है, पेशेंट की अगर अग्नि अच्छी है तो वो गुल्म आराम से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर अग्नि मांद है, वहाँ पर अच्छी अग्नि नहीं है, तो वो बहुत डिफ़िकल्टी से ठीक होगा। तो देखो, अगर अन्न की अभिलाषा नहीं हो रही है, देखो यहाँ पर सारे अग्निमांद के लक्षण आ रहे हैं, तो अन्न की अभिलाषा नहीं, मतलब खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, अरोचक, अविपाक, अग्नि वैषम्य, विदाहो विदाहो मुक्तस्य, छर्दी, उद्गार, दौर्बल्य, ये सब कुछ यहाँ पर पूर्व रूप में इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो क्या क्या लक्षण है इसमें, अन्न अभिलाषा मतलब खाना खाने की इच्छा नहीं होना, अरोचक अरुचि होना, अविपाक मतलब खाए हुए भोजन का पाचन ना होना, अग्नि की विषमता मतलब कि मंद अग्नि हो जाएगी, तीक्ष्ण अग्नि हो जाएगी, इसकी विषमता होगी, विदाहो मुक्तस्य, विदाह होगा, छर्दी, उद्गार, अबुभुक्षा होगा और दौर्बल्य। लेकिन जो है वो चरक, मतलब कि ये तो कॉमन वाले थे, लेकिन स्पेसिफिक चरक जी, सुश्रुत जी क्या बताते हैं इसके बारे में, चरक जी क्या बताते हैं इसमें, सोहितस्य, क्या बताते हैं, सोहितस्य च हतस्य मिति, मतलब कि पूर्ण तृप्ति युक्त भोजन न कर पाना। मतलब कि मान लो जो जिसको गुल्म है उसकी अग्नि तो मांद ही है, मतलब कि ये जब सिम्टम्स आ गए इसकी अग्नि तो मांद है, तो वो पूर्ण तृप्ति युक्त भोजन नहीं कर पाएगा। तो ये इसके पूर्व रूप में आता है। चरक जी क्या मानते हैं कि वो जो भोजन है वो अच्छी तरीके से पूर्ण, ऐसा नहीं लगेगा कि भाई एकदम संतुष्टि मिल गई, ऐसा भोजन वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सोहितस्य, सोहितस्य मतलब कि पूर्ण संतुष्टि पूर्वक भोजन वो नहीं कर पाएगा। सुश्रुत जी क्या मानते हैं, सुश्रुत जी इसमें आटोप और आंत्रकुंजन जो मानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो पूर्व रूप है वहाँ पर सुश्रुत जी क्या मान रहे हैं, गुल्म के पूर्व रूप में आटोप और आंत्रकुंजन, आटोप और आंत्रकुंजन सुश्रुत जी मान रहे हैं। इसके बाद में जो वाग्भट जी है वो उद्गार बहुलम मान रहे हैं। वाग्भट जी क्या बोलते हैं इसको, उद्गार बहुलम, मतलब बहुत ज़्यादा डकारे आएगी, उद्गार बहुलम वाग्भट जी मान रहे हैं। इसके बाद आ जाता है, अभी तक के अपन ने कॉमनली देख लिया कि इसके पूर्व रूप में क्या आ गया, निदान में क्या आ गया, और इसकी जब पक्व अवस्था होती है तब क्या होता है, और निरुक्ति देख ली अपन ने गुल्म की। ठीक है, अब जो आते हैं वो आते हैं स्पेसिफिक
जैसे कि वातज गुल्म में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, पित्तज गुल्म में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, कफज में क्या, सन्निपातज रक्तज गुल्म में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। सबसे पहले वातज गुल्म की बात करते हैं। तो वातज गुल्म में क्या लिख रहा है ये, भुक्ते मृदुत्वम समुपेति यश्च, मतलब कि भोजन के पच जाने पर उपद्रव बढ़ जाते हैं। तो भोजन के पच जाने पर उपद्रव क्यों बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये वातज गुल्म है। भोजन के पच जाने पर क्या होता है, वात की वृद्धि होती है। भोजन पच जाने पर वात की वृद्धि होगी। अगर वात की वृद्धि होगी तो ये लक्षण बढ़ जाएंगे। तो देखो जो फर्स्ट वाला पिक्चर लगा के रखा है, इसमें भोजन का पाक हो गया है, वात की वृद्धि हो गई है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके जो लक्षण है, गुल्म के लक्षण बढ़ जाएंगे। इसके बाद कुछ खा लेने पर शांति हो जाती है। कुछ खा लेने पर शांति क्यों हो जाएगी, क्योंकि वात का शमन हो गया। जैसे कुछ खा लिया तो वात का शमन हो गया, तो कुछ खा लेने पर जो है वो वातज गुल्म की शांति हो जाएगी। और दिन के अंत में ज्वर आएगा, दिन के अंत में ज्वर की उत्पत्ति होगी। तो दिन के अंत में तो वात का प्रकोप होता है, अगर वात का प्रकोप हुआ तो वो जो सिम्टम है वो वातिक ज्वर वाले आ जाएंगे इसमें। तो इसमें वात की वृद्धि होने के कारण ज्वर आ जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है वो है मुहुर पिपलिका संप्रचार, मतलब कि जो है इसमें जो मैंने पिक्चर लगा के रखी है, इसमें चींटियाँ दिख रही है आपको जो हाथों पर रेंग रही है। तो मैं इससे ये बताना चाहता हूँ आपको कि इसमें ऐसी फीलिंग आएगी कि आपके हाथ पैर में चींटियाँ रेंगने जैसी जो फीलिंग है वैसी फीलिंग आएगी। तो वातज गुल्म के लक्षण में क्या है, जो चींटियाँ रेंगने जैसी फीलिंग आएगी। और किस में ऐसा होता है, जो वातज योनि व्यापद होता है, इसमें भी चींटियाँ रेंगने जैसी फीलिंग आती है। मांस आवृत वात में भी ऐसी फीलिंग आती है कि चींटियाँ रेंग रही है। और वातज विसर्प में तो चार चीज़ें अपन को मिल गई। एक तो वातज गुल्म तो मिल ही गया, वातज योनि व्यापद में भी ऐसा होता है, वातज विसर्प में भी ऐसा होता है, और मांस आवृत वात में भी ऐसा होता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। टर्मिनोलॉजीज अलग अलग है, लेकिन जो पिपली का जो संचार है या फिर रेंगना है, मतलब कि चींटियों का रेंगना, ऐसी फीलिंग चार चीज़ों में आएगी। पहली हो गई है वातज गुल्म, वातज योनि व्यापद, वातज विसर्प और मांस आवृत वात। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अपन चलते हैं आगे पित्तज गुल्म में। पित्तज गुल्म में आपको क्या देखना है, पित्तज गुल्म में जैसे कि भोजन की पक्व अवस्था में तीव्र शूल, मतलब कि जब भोजन पच रहा है तब पित्त का प्रकोप होगा, मतलब कि भोजन पचाने के लिए तो पित्त ही लगेगा। तो जब भोजन पच रहा है तब पित्त की ज़रूरत पड़ रही है, तो जब पित्त बढ़ रहा है उस टाइम पे जो गुल्म है ये बढ़ेगा, कि भोजन की पक्व अवस्था में तीव्र शूल, मतलब कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शूल होगा उसको। तो देखो जो पिक्चर में लगा के रखा है, इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, शूल हो रहा है, इसलिए चिल्ला रहा है। ठीक है। और स्पर्श असहनता, मतलब कि बहुत ज़्यादा छूल होगा तो वो किसी को, मतलब कि कोई इसको हाथ लगाएगा तो वो उसके लिए सहनीय नहीं होगा। तो स्पर्श असहनता, ठीक है दोस्तों, वो स्पर्श को भी सहन नहीं कर पाएगा। पित्तचूल में क्या है, वो तीव्र शूल होगा जब वो भोजन पक्व अवस्था में होगा और वो स्पर्श को सहन नहीं कर पाएगा। इसके बाद है कफज गुल्म। कफल गुल्म में क्या है, गुल्म का कठिन व उन्नत होना, मतलब कि गुल्म जो है वो कठिन हो जाएगा। गुल्म जो है वो कठिन हो जाएगा और उन्नत होगा, मतलब कि उसका साइज बढ़ेगा। और अगर इसकी अति प्रवृत्ति होगी, कफज गुल्म की अगर अति प्रवृत्ति होगी तो उसको कास, श्वास, प्रतिशय और राजक्षमा होगा। तो इसकी अति प्रवृत्ति क्या आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसकी अति प्रवृत्ति में क्या लक्षण आ रहे हैं। इसकी अति प्रवृत्ति में कास, श्वास, प्रतिशय और राजक्षमा आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं अपन सन्निपातज गुल्म। सन्निपातज गुल्म को अपन नीचे गुल्म में बोलते थे। नीचे गुल्म क्यों बोला इसको, क्योंकि नीचे मतलब अपन ने पहले ही पढ़ा था वृद्धि, तो इसकी जो है वो वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है। नीचे मतलब वृद्धि, सन्निपातज गुल्म की वृद्धि होती है, इसलिए इसको नीचे गुल्म बोलते हैं। तो ये कैसा गुल्म है, ये अश्मवत। अश्व किसको बोलते हैं, अश्म
स्टोन को बोलते हैं, स्टोन दैट इज पत्थर को अपन अश्म बोलते हैं। तो ये अश्म जैसा होता है। देखो जो पिक्चर लगा के रखी है मैंने, ये स्टोन जैसी ही दिख रही है। जो गुल्म है ये स्टोन जैसा दिख रहा है, पत्थर जैसा ही दिख रहा है। तो सन्निपातज जो गुल्म होता है वो अश्म की तरह होता है, दैट इज पत्थर की जैसा होता है। पत्थर जैसा घन, उन्नत, शीघ्र विदाही और दारुण होगा। शीघ्र विदाही, बहुत जल्दी विदाह उत्पन्न करने वाला, और बहुत कठिनता से ठीक होने वाला, दैट इज दारुण, बहुत कठिनता से ठीक होने वाला। घन और उन्नत भी होगा, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है रक्तज गुल्म, जिसके अलग अलग विभिन्न आचार्यों के मतलब कि अलग अलग मत है इसके बारे में। सबसे पहले चरक सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार रक्तज गुल्म में केवल स्त्रियों में होता है। रक्तज गुल्म किसको होता है? केवल स्त्रियों में। जो चरक सुश्रुत और वाग्भट बताते हैं कि रक्तज गुल्म जो है वो केवल स्त्रियों में होता है, लेकिन जो छारपाणी जो बताते हैं, छारपाणी के अनुसार रक्तज गुल्म पुरुषों में भी हो सकता है। रक्तज गुल्म जो है वो पुरुषों में भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू छारपाणी। लेकिन जो आर्तव गुल्म है वो केवल स्त्रियों में होगा। तो छारपाणी एक अलग अपना वो बताते हैं मत कि जो रक्तज गुल्म है वो तो कॉमन है कि वो पुरुषों में भी हो सकता है, स्त्रियों में भी हो सकता है, लेकिन जो आर्तव वाला जो गुल्म है वो केवल स्त्रियों में होगा। लेकिन जो चरक सुश्रुत और वाग्भट है वो तो कॉमन ही बता देते हैं, मतलब कि वो डायरेक्टली बोल दे रहे हैं कि रक्तज गुल्म जो है वो डायरेक्ट स्त्रियों में होगा, ठीक है। रक्तज गुल्म जो है वो डायरेक्ट स्त्रियों में होगा, पुरुषों में नहीं होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। जो ऐसा ये मतांतर क्यों आ रहा है, तो देखते हैं इसमें। जो रक्तज गुल्म होता है उसके जो लक्षण होते हैं वो प्रेगनेंसी के जैसे होते हैं। तो मतलब कि गर्भिणी के जैसे सम लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? समगर्भ के लक्षण क्या क्या देखने को मिल, मतलब कि रक्तज गुल्म में आपको ऐसे ही लक्षण देखने को मिलेंगे। तो कन्फ्यूजन रहता है कि भाई ये रक्तज गुल्म है या फिर प्रेग्नेंट हो गई है लेडी। तो ऐसे इसको अगर इसीलिए जो है इसकी जो चिकित्सा है वो रक्तज गुल्म की 10 महीने के बाद बताई गई है। तो इसीलिए जो है इसकी चिकित्सा आपको 10 महीने के बाद करनी चाहिए। मतलब कि पहले तो सोनोग्राफी वगैरह सब कुछ नहीं होती थी, तो उनको कुछ पता नहीं चलता था, तो वो डायरेक्ट 10 महीने के बाद इसकी चिकित्सा करते थे। तो लेकिन अभी तो सोनोग्राफी वगैरह होने लगी तो पता चल जाता है। तो इसमें क्या गर्भ के लक्षण है ये देखते हैं अपन। स्तन्योश्च, स्तन्यम मतलब कि स्तनों में दूध आने लगता है, स्तनों में दूध आने लगता है। ओष्ठ और स्तन मंडल में कृष्णता आती है। ओष्ठ और स्तन मंडल में क्या आएगी? कृष्णता, मतलब डार्कनेस आएगी। होठ भी डार्क हो जाएगी और स्तन मंडल भी डार्कनेस आएगी उसमें। ग्लानी, नेत्र में ग्लानी, नेत्र में ग्लानी दैट इज मॉर्निंग सिकनेस वगैरह हो सकती है, इसमें मॉर्निंग सिकनेस आ सकती है। और द्वहृदय भी कंडीशन बन सकती है। पैरों में शोथ, पैरों में शोथ तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, तो पैरों में शोथ भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है इसमें दिया है? ईषद उद्गमो रोम राज्या, ईषद उद्गमो रोम राज्य। रोम राज्य मतलब लीनिया नाइग्रा, जो वर्टिकल लाइन जो दिखती है, मतलब कि लोअर पेल्विक रीजन में जब गर्भिणी मतलब कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है 6 मंथ में लगभग दिखती है, तो ये लीनिया नाइग्रा की भी लाइन उसमें देखने को मिल सकती है आपको। योनि में दुर्गंध और स्त्राव, मतलब कि जो योनि है उसमें दुर्गंध और स्त्राव भी देखने को मिल सकता है। और योनि मार्ग का फैलना, योनि मार्ग का फैलना और दुर्गंध और स्त्राव भी इसमें देखने को मिल सकता है। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। समगर्भ के लक्षण क्या हो सकते हैं? स्तनों में दूध का आना, ओठ और स्तन मंडल में कृष्णता का आना, नेत्र में ग्लानि, द्वहृदया और पैरों में शोथ हो रहना, और लीनिया नाइग्रा जो मैंने आपको बताया रोम राज्य से। इसके बाद में योनि मार्ग का फैल जाना और योनि से दुर्गंध और स्त्राव आना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इसका चिकित्सा सूत्र और उसमें क्या क्या योग अपन यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही।